तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हैबरमास ने सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा के बारे में क्या बोला है, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक स्फीयर के बारे में क्या बोला है। तो उसका मानना था कि उदार पूंजीवाद, जनसंपर्क के साधनों और विज्ञान तथा तकनीक ने सार्वजनिक विचार विमर्श व लोकतंत्र को जो नुकसान पहुंचा है उसका उपचार है विमर्शी लोकतंत्र, और विमर्शी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक स्फीयर रहे। पब्लिक स्फीयर रहे। पब्लिक स्फीयर में क्या आएगा? पब्लिक स्फीयर में बेसिकली जो सिविल सोसाइटी है वो आएगी पब्लिक स्फीयर में। पब्लिक स्फीयर में जो हमारे चाय की टपरी जो होती है वो है पब्लिक स्फीयर, जहाँ पर स्वतंत्रता से हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जो कॉफ़ी क्लब होते हैं या पहले जब हम लोग स्पोर्ट्स क्लब हुआ करते थे वहाँ भी लोग आपस में मिला करते थे, तो ये सब चीज़ें पब्लिक स्फीयर का हिस्सा है। जिसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं उसे ही हैबरमास सार्वजनिक क्षेत्र कहता है, पब्लिक स्फीयर कहता है। इन्होंने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, जो कि 1989 में आती है, में सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा दी है। हैबरमास के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लोग अपनी विभिन्न समस्याओं पर सार्वजनिक वाद विवाद करते हैं तथा उस समस्या पर का एक सर्व स्वीकार्य हल निकालते हैं। जहाँ कहीं भी दमन, जुर्म या शोषण हो, वहाँ इसका सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा यानी लोगों के संगठन द्वारा इसका विरोध होना चाहिए। जैसा कि 2011 में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन या 2020 का किसान आंदोलन, तो ये पब्लिक क्षेत्र का हिस्सा है, जहाँ पर लोग एक खुले मंच पे आके अपनी बात रखते हैं और जो चीजें गलत हैं उनका विरोध करते हैं। काफी हाउसों में, चाय की थड़ियों पर, समाचार पत्रों में सार्वजनिक मुद्दों पर जो विचार विमर्श या वाद विवाद होते हैं वही सार्वजनिक क्षेत्र है। हैबरमास ने भ्रष्ट व विकृत लोकतंत्र के विकल्प के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा दी है तथा कहा है कि विज्ञान व तकनीक के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से उपेक्षित व हास्याकृत लोगों के जीवन में चेतना आ सकती है। तो जब हम काफी हाउसों में जाएंगे, चर्चा करेंगे, चाय की थड़ियों में चर्चा करेंगे, समाचार पत्रों में सार्वजनिक मुद्दों पर जो विचार विमर्श करेंगे, तो इससे जो उपेक्षित लोग हैं, जो हास्याकृत लोग हैं, मार्जिनाइज्ड पीपल हैं, उनके जीवन में हम चेतना ला सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा के तहत हैबरमास नव सामाजिक आंदोलनों, न्यू सोशल मूवमेंट का समर्थन करते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट का तो बेसिकली जो सोशल मूवमेंट है वो दो प्रकार के सोशल मूवमेंट रहे। एक तो ओल्ड सोशल मूवमेंट और नेक्स्ट था कि जो न्यू सोशल मूवमेंट है। तो ओल्ड सोशल जो मूवमेंट थे उनका मुद्दा क्या हुआ करता था? उनका मुद्दा हुआ करता था रोटी कपड़ा मकान। ये ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे तो आर्थिक समानता की बात करेंगे, ये स्वतंत्रता की बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब न्यू सोशल मूवमेंट आया तो यहाँ पर ये पोस्ट मॉडर्न युग में ये जो सोशल मूवमेंट है, अब ये लैंगिक समानता की बात करते हैं, जो कि पहले ये मुद्दा ही नहीं था, लैंगिक समानता। फिर ये एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पर्यावरणीय मुद्दे लाते हैं, पर्यावरण को ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत। तो ये जो मुद्दे हैं ये अब न्यू सोशल मूवमेंट के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर नवीन मुद्दों को, जहाँ पर जो शोषण हो रहा है वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, या कि जो लैंगिक जो प्रताड़नाएं दी जा रही हैं उनको शीर्ष पर लाया जा रहा है। न्यू सोशल मूवमेंट होते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, सोशल मूवमेंट किसके खिलाफ होते हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ होते हैं। क्लाइमेट चेंज को लेके न्यू सोशल मूवमेंट होते हैं। तो ये सब मूवमेंट जो है क्लाइमेट चेंज के, ये जो मूवमेंट है न्यू सोशल मूवमेंट, वहाँ पर अब जो नवीन मुद्दे हैं उनको ज़्यादा पर लाया जाता है। और सोशल मूवमेंट केवल और केवल रोटी कपड़ा मकान तक सीमित थे, और इन्हें जो ओल्ड सोशल मूवमेंट है इन्हें मार्क्सिस्ट, इनमें टिल्ट ज़्यादा था। तो यही है कि नारीवादी आंदोलन, पर्यावरण रक्षा आंदोलन, ट्रांसजेंडर के जो आंदोलन है आदि नव सामाजिक आंदोलन है। ये आंदोलन ही समाज की खोई हुई चेतना को वापस लौटा सकते हैं। हैबरमास ने नव सामाजिक आंदोलनों को मौन क्रांति, साइलेंट रिवॉल्यूशन कहा है। क्योंकि ये एकाएक उभरते हैं और बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं या बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनको हल करने का सक्षम रखते हैं। इस प्रकार भ्रष्ट व विकृत प्रजातंत्र से लड़ने के लिए हैबरमास ने सार्वजनिक क्षेत्र का सिद्धांत दिया। अब वैधता का संकट, लेजिटिमेशन क्राइसिस, ये कब उत्पन्न होती है? लेजिटिमेशन क्राइसिस, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेजिटिमेशन क्राइसिस, वैधता का संकट। जो सरकारें हैं वो
अपना औचित्य नहीं सिद्ध कर पा रही हैं कि हम शासन में हैं तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर वैधता नहीं रह गई है, वैधता नहीं रह गई। जो पूँजीवादी समाज है, क्योंकि सरकारें सरकारें सरकारों को पावर में रहने के लिए जन कल्याणकारी काम करने पड़ते हैं, और जन कल्याणकारी काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। पैसा कौन देगा? पूंजीपति देंगे। तो पूंजीपतियों पर सरकार टैक्स लगाएगी। तो ये एक ऐसी समस्या है जो वैधता का संकट है कि पूंजीपतियों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो पूंजीपति भी नाराज हो जाएंगे, और जो जन कल्याणकारी काम है वो भी सरकार अच्छे से नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उतना पैसा नहीं मिल पाएगा, और एक समय के बाद अगर आप जन कल्याणकारी काम ही करते रह गए तो सरकार का खजाना है वो धीरे-धीरे खत्म होता जाएगा। तो आप जो प्रोडक्टिव काम है उस पर अपना पैसा नहीं लगा पाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा, हमने जो देखा था क्राइसिस जो हुआ था ब्रिटेन में हुआ जो क्राइसिस, ग्रीस में हुआ, ये सब इसी क्राइसिस का उदाहरण है कि सरकार तो जन कल्याणकारी हो चुकी है, वेलफेयर स्टेट हो चुका है, लेकिन जो उसके मुद्दे हैं वो पैसा कहाँ से ला रही है? पूंजीपतियों से ला रही है। पूंजीपति भी कहाँ तक इसको संभालेंगे, कहाँ तक वो अपना पैसा देंगे? तो एक वैधता का संकट उत्पन्न हो जाएगा, जहां पर ना तो जो मजदूर वर्ग है या कि जो दबा कुचला वर्ग है वो भी सरकार से संतुष्ट रह पाएगा, और ना ही पूंजीपति। तो ये वैधता का संकट उत्पन्न हो जाएगा। वर्तमान में ये देखने को मिल रहा है। तो हैबरमास ने अपनी प्रसिद्ध कृति इंफॉर्मेशन क्राइसिस वैधता का संकट 1975 में बुक आती है, में पूंजीवादी समाज व राज्य के समक्ष वैधता का जो संकट आया है उसकी व्याख्या की है। आधुनिक पूंजीवादी राज्य व्यवस्था के समक्ष वैधता संकट के कारण पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ज्यादा विश्वास। तो ये वर्तमान में विचारधारात्मक भूमिका, आइडियोलॉजिकल भूमिका निभाने में लगे हैं। आज राज्य प्रत्येक समस्या को राजनीतिक क्षेत्र की बजाय विज्ञान व तकनीक की समस्या मानता है। तो अगर लैंगिक समस्या है या महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है या उनके साथ जो दुराचार होता है, उसके लिए कौन सी समस्या को हम लोग बताए हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की समस्या है। ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, इसलिए ये उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ। तो हर चीज़ को हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं, है ना? इकोनॉमी सही से परफॉर्म नहीं कर रही है, इसके पीछे भी साइंस और टेक्नोलॉजी है। अगर हम इकोनॉमी को सही से मॉनिटर करेंगे, अच्छे टूल्स डेवलप कर लेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो शायद हम इकोनॉमी को भी सुधार लें। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ही जो राजनीतिक प्रॉब्लम है, जो लैंगिक मुद्दे हैं या कि जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के जो प्रॉब्लम है, ये राजनीतिक है, ये फिर सत्तात्मक समाज की देन है। तो इसको डील करने की बजाय ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसको जोड़ दिया जाता है। विज्ञान व तकनीक ने मानव को भौतिकवादी बना दिया। वह उत्पादों व वस्तुओं का गुलाम हो गया है। मानव की सृजनात्मकता खत्म हो गई है। क्रिएटिविटी अब खत्म हो चुकी है। एक ही प्रकार के विचार और एक ही प्रकार के तथ्यों से हमारा सामना हो रहा है, और हमारी जो मानसिकता है वो रेडिकलाइज्ड हो रही है दिनों दिन। परंपरागत संस्थाओं का अवसान, तो हमने पहले हमारे समाज में देखते थे हम लोग की जो संयुक्त परिवार हुआ करता था। संयुक्त परिवार में जन्मा एक बच्चा हर जगह कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसने शुरू से ही इन चीज़ों को देखा है। लेकिन जो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में पैदा हुआ जो व्यक्ति है, हम दो हमारे दो वाले कॉन्सेप्ट में पैदा हुआ है, वो कहाँ से समझौता करेगा? वो नहीं करेगा। वो सहयोग की भावना ही नहीं रखेगा, जो बच्चा संयुक्त परिवार में जन्मा है वो सहयोग की आपस में मिल बांट के खाने की बात करेगा। लेकिन जो इंडिविजुअल या कि जो न्यूक्लियर फैमिली में पैदा हुआ बच्चा है, वो इन सब चीज़ों के गुणों से अवगत नहीं होगा। तो वैज्ञानिक जानकारी व अतार्किकता ने उन पौराणिक, धार्मिक व दार्शनिक व्यवस्थाओं से जुड़ी संस्थाओं और प्रतीकों को समाप्त कर दिया है जो परंपरागत समाज में वैधता स्थापना में सहायक रहते थे। इससे वैधता का संकट, व्याख्या का संकट, क्राइसिस ऑफ मीनिंग आ गया है। और जो हमारा संयुक्त परिवार था, वो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन की भावना रखता था कि जो घर के बड़े हैं उनकी अथॉरिटी सर्वश्रेष्ठ है और हमें उनका पालन करना चाहिए। वो चीज़ रहेगी नहीं है, तो यही क्षेत्र जब हम लोग पब्लिक स्फीयर में आएंगे तो हम लोग किसी की बात ही नहीं मानेंगे। तो इससे वैधता का संकट, क्राइसिस ऑफ व्याख्या का संकट पैदा हो जाएगा। राज्य का बढ़ता हस्तक्षेप, तो आधुनिक पूंजीवादी राज्य समाज कल्याण एवं सोशल वेलफेयर के नाम पर उत्पादन व वितरण के क्षेत्र यानी कि आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगा। हमने देखा है कि राज्य अब हर चीज़ में
वेलफेयर के नाम पर हस्तक्षेप कर रहा राज्य। तो इससे क्या होता है, इससे ना तो बुर्जुआ वर्ग खुश रहता है। अब अगर आप इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरफियर करोगे तो इससे बुर्जुआ वर्ग खुश नहीं होगा, कैपिटलिस्ट वर्ग खुश नहीं होगा और सर्वहारा वर्ग भी खुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो आप उसको संतुष्ट कर पाएंगे, ना सर्वहारा वर्ग को संतुष्ट कर पाएंगे, ना बुर्जुआ वर्ग को। बुर्जुआ हस्तक्षेप चाहता है जबकि सर्वहारा और ज़्यादा हस्तक्षेप चाहता है और दोनों वर्गों में राज्य अपनी वैधता खो देता है। इस प्रकार परवर्ती पूंजीवाद की परिस्थितियां। तो परवर्ती पूंजीवाद लेट कैपिटलिज्म में नौकरशाही का हस्तक्षेप बढ़ गया। जो कार्य कभी बाजार के हवाले थे, वे समस्याएं अब अधिकारी तंत्र के हवाले हैं। हैबरमास ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के इस बढ़ते हस्तक्षेप को उत्पादन संबंधों का पुनर्राजनीतिकरण यानी डीपॉलिटाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन रिलेशन कहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पतन हो गया है, तो पब्लिक स्फीयर का पतन हो चुका है। आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है। तो जहां लियोटार्ड, चैकस, डेरिडा, मिकेल फूको आदि विचारक उत्तर आधुनिकता यानी पोस्ट मॉडर्निज्म का समर्थन करते हैं तथा इनलाइटनमेंट यानी ज्ञानोदय व महान वृत्तांत मेटा नैरेटिव का विरोध करते हैं। मेटा नैरेटिव क्या होता है? महावृत्तांत, मेटा नैरेटिव की कोई भी आप एक मेटा नैरेटिव क्रिएट कर लें, एक नैरेटिव क्रिएट कर लें कि इस जाति के लोग ऐसे ही होते हैं, स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। तो ये इसका महावृत्तांतों का ये विरोध करते हैं। और ये इनलाइटनमेंट जो हुआ था, इनलाइटनमेंट जहाँ पर हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी को सुप्रीम मानने लगे थे, इसका भी विरोध करते हैं। वहीं हैबरमास उत्तर आधुनिकता के कट्टर विरोधी हैं। तो जो हैबरमास है ये उत्तर आधुनिकता के कट्टर विरोधी है। हैबरमास का मानना है कि अभी तो आधुनिकता ही पूर्ण रूप से नहीं आई है, आधुनिकता का जो प्रोजेक्ट है या परियोजना अभी अधूरी है। ऐसे में उत्तर आधुनिकता की चर्चा बेईमानी। अधूरी आधुनिकता तब पूरी होगी जब प्रजातंत्र में सुधार होगा, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होगा तथा व्यवस्था में बुद्ध संगतता यानी विवेक, रेशनैलिटी आएगी। तो हम देखते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी केवल और केवल अभी दो प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी यानी प्रक्रियात्मक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। दूसरा होता है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। तो भारत में भी सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी नहीं आई। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी कब आएगी? जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो इंट्रोड्यूस कर दी है, राजनीतिक प्रजातंत्र है, लेकिन जब तक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लोगों को सबसे पहले तो आर्थिक अधिकार और दूसरा उनको समाज में, जब तक समाज उनके अधिकारों को स्वीकार नहीं करेगा तब तक डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में नहीं आएगी। हम देखते हैं कि भारत की जो डेमोक्रेसी है, जितने भी इंडेक्स आते हैं बहुत नीचा स्थान दिया जाता है। इसीलिए दिया जाता है क्योंकि भारत में भी लोकतंत्र तो है, लेकिन जो लोकतंत्र, जहाँ लोकतंत्र का मतलब क्या है? खुला समाज होना चाहिए। आप अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन आप अभी वो चीजें नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म, संप्रदाय या किसी के प्रति आलोचना का शिकार, मतलब आलोचना आप नहीं कर सकते हैं। अगर आलोचना करेंगे तो आप बचें ना बचें उसका कोई गारंटी नहीं है। गौरी लंकेश जैसे लोगों को मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है? इसीलिए कि भारत का समाज अभी उस प्रकार की डेमोक्रेसी को नहीं स्वीकार कर पाया है जहां पर हम हर प्रकार के विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार हैबरमास आधुनिकता, ज्ञानोदय, सार्वभौमिकता व महान वृत्तांतों का समर्थन करते हैं। इस संबंध में उनकी आशा का केंद्र यूरोप है। आधुनिकता पर हैबरमास की प्रसिद्ध कृति है फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी। हैबरमास का संचार क्रिया सिद्धांत, तो कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी ऑफ हैबरमास। तो हैबरमास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981 में जो सिद्धांत दिया है उसे हम संचारशीलता, अव्यक्तशीलता या संप्रेषणशील क्रिया सिद्धांत कहते हैं। इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला है संरचनात्मक क्रिया व समाज, कम्युनिकेटिव एक्शन एंड सोसाइटी। तो संचारात्मक क्रिया उन लोगों को एकीकरण के धागे में बांधती है जो समान भाषा बोलते हैं और जिनके प्रतीक भी एक जैसे होते हैं। भाषा व प्रतीकों की एकता के कारण इन व्यक्तियों में सामंजस्य होता है। वर्ग का निर्माण आर्थिक क्रिया से नहीं बल्कि संचार क्रिया के कारण होता है। तो एक जैसे लोग आपस में जुड़ते हैं, जिनकी भाषा एक समान होती है, जिनके प्रतीक एक समान होते हैं, तो अगर कम्युनिकेशन किया जाता है तो वो लोग आपस में जुड़ते हैं। तो 1985 के बाद जो कांग्रेस है वो क्या कर रही थी? वो एक ही प्रकार के जो विचारधारा के लोग हैं उनको आपस में जोड़ने का काम कर रही थी संचार के माध्यम से। तो हर जगह अब कांग्रेस के सम्मेलन होते हैं, कहीं बनारस में हुआ, कहीं कलकत्ता में हुआ, कहीं मुंबई में हुआ। ये क्यों हर जगह हो रहा था? यही संचारात्मक जो पहलू है, लोगों को एकीकरण के धागे में, पूरे भारत को एकीकरण के धागे में बांधने की बात हो रही थी। और भाषा और
तो हमने देखा था कि आगे चल के कांग्रेस हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देख रही थी। क्यों? क्योंकि अगर एक भाषा होगी, एक प्रतीक होगा, तो लोगों को तक पहुँचना और उनसे जुड़ना आसान होता है। भाषा व प्रतीकों की एकता के कारण इन व्यक्तियों में सामंजस्य होता है। वर्ग का निर्माण आर्थिक क्रिया से नहीं बल्कि संचार क्रिया के आधार पर होता है। तो आर्थिक क्रिया से नहीं बल्कि कितने लोगों तक आप पहुँच सकते हैं, उससे आप वर्ग का निर्माण करेंगे। तो कांग्रेस शुरू में केवल एलीट पार्टी थी। जब हम लोग मॉडरेट्स का फ्रैक्शन देखते हैं तो उनका जनाधार बहुत कम था। लेकिन जैसे ही हम लोग एक्सट्रीमिस्ट को देखते हैं, फिर आगे चल के गांधी जब आते हैं कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए, तब गांधी ने जो कांग्रेस है उसको कुछ लोगों की पार्टी से मास पार्टी के रूप में तब्दील कर दिया। कांग्रेस एक केवल पार्टी नहीं रह गई थी, कांग्रेस एक विचारधारा बन चुकी थी। इसका ये क्यों हुआ? क्योंकि गांधी जी ने संचार किया, गांधी जी ने कम्युनिकेट किया लोगों से सीधे। उन्होंने धोती पहन ली। तो इससे गांधी जी इस एक और संकेत केवल भाषा से ही नहीं हो सकते हैं, प्रतीक से भी। धोती क्या था? ये भाषा तो नहीं थी, ये प्रतीक था। और ये धोती गांधी को हर व्यक्ति से जोड़ती थी, हर गरीब से गरीब व्यक्ति को के दिल को छूने की बात करती थी। नमक, ये क्या था? ये क्या वस्तु थी या भाषा थी? नहीं, ये प्रतीक था कि हमें नमक कानून तोड़ना है, अंग्रेजों को नीचा दिखाना है। ये जो संचार की क्रिया है, इसके गांधी जी माहिर थे। जहाँ कार्ल मार्क्स मानव की शोषण से मुक्ति के लिए यह कहते हैं कि आर्थिक संचार को बदल दीजिए, समाज बदल जाएगा। वहीं हेबरमास कहते हैं कि संचार क्रिया को बदल दीजिए, समाज बदल जाएगा। आर्थिक क्रिया से उतना नहीं बदलेगा, जैसा कि कार्ल मार्क्स कहता है। हेबरमास कहता है कि संचार क्रिया आप अगर बदल देंगे, आप धोती पहन लेंगे, तो पूरा समाज बदल जाएगा, पूरा समाज आपके साथ जुड़ जाएगा और एक विचारधारा और एक जनमानस का निर्माण होगा, जिससे कि आप फिर परिवर्तन कर सकते हैं। आदर्श कथन समुदाय यानी आइडल स्पीच कम्युनिटी। तो कार्ल मार्क्स मानव की दमन व शोषण से मुक्ति के लिए क्रांति को आवश्यक मानते हैं। तो क्रांति मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेबरमास क्रांति के बजाय आदर्श कथन कम्युनिटी यानी आइडल स्पीच कम्युनिटी के माध्यम से सामाजिक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र साधन संचार क्रिया है, न कि हिंसा या क्रिया। तो संचार अगर आपका बेहतरीन है तो हर व्यक्ति आपसे जुड़ेगा और क्रांति करने के लिए तैयार होगा। संचार क्रिया अगर आप जैसे गांधी जी ने नमक को एक संचार प्रतीक के रूप में डेवलप किया, अब उन्होंने इसके माध्यम से लोगों से संचार किया। दांडी यात्रा ये प्रतीक था लोगों को जोड़ने के लिए, और इससे क्रांति हुई। आगे चल के हम देखते हैं कि 1942 में गांधी जी ने केवल और केवल 2 शब्दों का प्रयोग किया, करो या मरो। तो संदेश, ये संचार छोटा भी होना चाहिए और लोगों को दिल को भी छूना चाहिए। यही क्रिया है कि आदर्श कथन कम्युनिटी के माध्यम से सामाजिक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र साधन क्या है? संचार क्रिया, हिंसा या क्रांति नहीं। आदर्श कथन समुदाय यानी आइडल स्पीच कम्युनिटी कोई समुदाय, गांव या कस्बा नहीं है। यह तो एक सामान्य दशा है जिसमें हम रोजमर्रा के जीवन में संचार करते हैं तथा सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए सार्थक सार्वजनिक चर्चा करते हैं। तो ये कोई गांव, कस्बा या समुदाय नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य दशा है, एक मेंटल स्टेट है, एक जनरल सिचुएशन है, जब हम रोजमर्रा के जीवन में संचार करते हैं, सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए सार्थक सार्वजनिक चर्चा करते हैं। इस प्रकार संचार क्रिया व आदर्श कथन समुदाय में परिवर्तन कर ही सामाजिक व राजनीतिक बदलाव लाया जा सकता है।